जय हिंद साथियों। आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 को देखते हुए तैयार किया गया। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखिए, हमने आपको ये भी बताया कि 1 से लेकर 37 तक हमारे हिंदी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो जीएस का होता है। आते हैं 38वें क्वेश्चन पे। कह रहा है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म यानी साथी लॉन्च किया है। ठीक है, क्या पूछा इसने कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म यानी कि साथी लॉन्च किया है? तो किसके सहयोग से किया है? तो आईआईटी कानपुर के सहयोग से किया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म यानी साथी लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है, हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल, कौन सा? ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये कहाँ का? ये मिस्र का सबसे ऊंचा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, बताइए किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ द नाइल से किससे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। कौन सा? ऑपरेशन अजय। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए, स्वदेश मतलब खुद के अपने देश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन अजय को शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन अजय अभियान शुरू किया गया है। राइट, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 41 पे। कह रहा 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या थी? ठीक है, 2023 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी साथियों, उसकी थीम थी कि अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। क्या थी? अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ठीक है, मतलब हमारा वो कौन सा देश है, यानी भारत का कौन सा पड़ोसी देश है, ठीक है, जिसे हम लैंड ऑफ द थंडर यानी ड्रैगन के नाम से जानते हैं? तो किसे जानते हैं बताइए? बर्मा को, बांग्लादेश को, नेपाल को या भूटान को? तो हम किसे जानते हैं? भूटान को जानते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन तथा लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट, ठीक है, आदि की संज्ञा दी जाती है। भारत के राज्य, ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम अपनी सीमा भूटान से साझा करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा राज्य हमने आपको बताया? देखिए, जो भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो इसमें क्या है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल है आपका। ठीक, उसके बाद आपका सिक्किम है। ठीक, सिक्किम के बाद आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद जो है असम। कौन सा? असम। ये राज्य अपनी किसके साथ? भूटान के साथ सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, तो भारत के कौन? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम जो है अपनी सीमा को किसके साथ? भूटान के साथ साझा करते हैं। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे आबादी वाला देश है, बताइए कौन सा है? मोरक्को है, बेनिन है, नाइजीरिया है या सोमालिया है? ठीक है, कौन सा है वो? तो नाइजीरिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? नाइजीरिया है। राइट, चलिए अगर हम बात करें नाइजीरिया की, तो देखिए नाइजीरिया जो है ना वो सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है। इसके पश्चात इथोपिया तथा मिस्र का स्थान क्रमशः दूसरा व तीसरा है। ठीक है, इथोपिया और मिस्र का स्थान कौन सा है? दूसरा और तीसरा। पहले पे कौन था? नाइजीरिया था। राइट, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। कह रहा है भारतीय मुद्रा में 2000 नोट के 2000 रुपये का जो नोट होता है इसका आकार क्या है? ठीक है, जो भारतीय मुद्रा जो हमारी 2000 रुपये की नोट है इसमें, ठीक है, इसका आकार कितना होता है? बताइए, 55 mm गुड़े 160 mm या 60 mm गुड़े 166 mm या 56 mm गुड़े 166 mm या 66 mm गुड़े 166 mm? कितना होता है? तो 66 mm गुड़े 166 mm। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो 2000 रुपये का जो नोट होता है इसका आकार कितना होता है? 66 mm गुड़े 166 mm होता है। राइट, अच्छा अगर पूछ दे, बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो 2000 रुपये का नोट है इसके पीछे किसका चित्र बना हुआ है? तो 2000 रुपये का जो नोट है साथियों इसके पीछे मंगलयान का चित्र बना हुआ है। किसका? मंगलयान का। राइट,
और इसका अगर कलर पूछ दे तो कौन सा है, 2000 रुपये के नोट का कलर कौन सा है, तो बेस कलर मेजेंटा है। कौन? बेस कलर मेजेंटा है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? बताइए कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत नहीं है। कौन? भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें आसियान में, तो देखिए आसियान में साथियों 10 देश होते हैं। कितने? 10 देश। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए एक है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, कौन सा है? इंडोनेशिया। फिर उसके बाद है आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के बाद है ब्रुनेई। ब्रुनेई के बाद है लाओस। ठीक है, लाओस के बाद है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के बाद आपका है फिलीपींस। सिंगापुर के बाद आपका, हाँ फिलीपींस भी है। फिलीपींस के बाद आपका म्यांमार है, कंबोडिया है। ठीक, और कंबोडिया के बाद मलेशिया है, फिर इसके बाद वियतनाम है। ठीक है, कितने हो गए? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, कौन कौन सा हमने बताया? देखिए इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, अच्छा इसका मुख्यालय पूछ दे आपसे कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जकार्ता में है। ठीक है, कहाँ पे? जकार्ता में, राइट। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? ठीक है, कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो कौन सा है वो? क्रीपर है। कौन सा? क्रीपर ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो क्रीपर जो है ना प्रथम कंप्यूटर वायरस है। यह बॉब थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर के द्वारा 1971 में बनाया गया था। कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर के कार्यविधि या डाटा को हानि पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, राइट। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 31 अक्टूबर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल, ठीक है, जिसे कछार लेवी कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? कौन है वो? तो असम राइफल, यानी AR। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, असम राइफल AR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है? बताइए किससे? बुलंद दरवाजा से, रूमी दरवाजा से, दिल्ली गेट से या लखी दरवाजा से? तो किससे किया है? रूमी दरवाजा से किया है। ठीक है साथियों, किससे? रूमी दरवाजा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है ना, ठीक है, ये रूमी दरवाजा से क्या की है? ठीक है, जुड़वा मछली जो है, मतलब ऐतिहासिक स्मारक जो है, जुड़वा मछली का राज्य यहाँ से लिया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा, अब रूमी दरवाजा है कहाँ पे? तो लखनऊ में। ठीक है, ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य अंगीकृत किया है। ठीक है, अंगीकार किया मतलब स्वीकार किया उसको। अच्छा, इसकी हाइट पूछी जाती है रूमी दरवाजा की, इसकी हाइट साथियों कितनी है? 60 फीट है। ठीक है, तो 60 फीट ऊँची, ठीक है, रूमी दरवाजा लखनऊ के पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण अगर पूछ दे आपसे तो कौन कराया था? वो नवाब आसफउद्दौला ने कराया था। ठीक, कब? 1784 से लेके 1786 ईस्वी के मध्य में करवाया था। ठीक, तो किसने करवाया था? नवाब आसफउद्दौला ने किसका करवाया था निर्माण? रूमी दरवाजा का, राइट। कहाँ पे है ये? रूमी दरवाजा आपका है लखनऊ में। इसकी हाइट पूछे कितनी है? तो 60 फीट है। यहाँ से क्या लिया है? ठीक है, भारत सरकार ने क्या लिया है यहाँ से? तो जो दो मछली है उसको रूमी दरवाजा से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा यूपी जी का क्वेश्चन है। कह रहा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? उत्तर प्रदेश का पूछा है, और पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए एक जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछ सकता है और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछ सकता है। तो पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बताइए हमीरपुर है, हाथरस है, हरदोई है या हापुड़ है? तो साथियों कौन सा है? वो हापुड़ है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हापुड़ हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा अगर जिला पूछ दे आपसे तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, किसके मामले में? क्षेत्रफल के मामले में, राइट। आगे इसकी बात करते थे। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अच्छा, इसकी अगर आपसे एरिया पूछ दे तो कितना है हापुड़ का? ये है आपका 660 वर्ग किलोमीटर। कितना? 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जनपद कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो वो है आपका लखीमपुर खीरी। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका है लखीमपुर खीरी का 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कौन सा ये है? ये लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा सुरहा ताल पक्षी विहार, बताइए कहाँ पे स्थित है? सुरहा ताल पक्षी विहार आपका बलिया में स्थित है। ठीक है,
सूरताल पश्चिम बिहार, हाँ बलिया, यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है। तो सूरताल पश्चिम बिहार कहाँ पे है? बलिया में, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें, देखिए सूरताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। अच्छा, बलिया हमने क्या बताया था साथियों? देखिए हमने आपको बताया था एक चीज़ कि उत्तर प्रदेश के बारे में, कि एक उत्तर प्रदेश का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, एक वेस्टर्न है, एक नॉर्दर्न है, एक साउथ, ठीक है। तो सबसे ईस्ट में कौन सा जिला पड़ता है, यानी कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश का है? तो बलिया पड़ता है, ठीक है। अच्छा, पूछते आपसे कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो शामली है। और सबसे उत्तरी जिला पूछे आपसे तो कौन सा है? सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? सबसे पूर्वी जिला यानी बलिया की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था आपसे कि सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो बलिया जनपद में, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, ये है सुरहाताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सुरहाताल पश्चिम बिहार की स्थापना अगर पूछे आपसे तो 1991 में की गई थी। कब की गई थी? सूरताल पश्चिम बिहार जो है इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, ठीक है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल अगर पूछ दे आपसे तो 34.2 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो एटा में है। और सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? हरदोई में, ठीक है। तो पटना पश्चिम बिहार जो कि उत्तर प्रदेश का जो है सबसे छोटा पश्चिम बिहार है, ये कहाँ पे? एटा में है। और सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? हरदोई में है, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो साथियों कानपुर में बनते हैं। कहाँ पे? कानपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ठीक है, जिसकी हम बात करें ALIMCO, ठीक है, एलिम्को वर्ष 1972 में स्थापित, ठीक है, भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यहीं पर दिव्यांगों के लिए, ठीक है, जो हैंडीकैप लोग होते हैं, दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। कह रहा है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो साथियों किसको कहा जाता था? जौनपुर को, ठीक है। तो जौनपुर का नाम क्या है? सिराज ए हिंद। पहले इसको हम सिराज ए हिंद के नाम से जानते थे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की। देखिए मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए इसे सिराज ए हिंद कहा जाता था। अगर हम बात करें शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। अच्छा, अगर पूछ दे जौनपुर में कि जौनपुर में एक मस्जिद है जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछी भी जाती है, वो कौन सी है? अटाला मस्जिद, ठीक है। बहुत बार पूछी भी गई है कि अटाला मस्जिद किस जनपद में स्थित है उत्तर प्रदेश के? तो आपकी जौनपुर में, ठीक है। तो अटाला मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज यानी FIR का पूर्ण रूप बता दीजिए क्या होता है? ठीक है। तो FIR का पूर्ण रूप क्या होता है? फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट होता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है, या फर्स्ट इंटरोगेशन रिपोर्ट होता है, या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो बता दीजिए क्या होता है इसका? इसका होता है साथियों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। कह रहा है GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? बताइए। HSN कोड का, SAC कोड का, GST कोड का, या PAC कोड का? किसका किया जाता है वो? तो किया जाता है साथियों आपका HSN कोड का किया जाता है। किसका? HSN कोड, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। यानी HSN कोड। तो GST के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए HSN, ठीक है, कोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी इसे क्या बोलते हैं हम? SNH को हम बोलते हैं साथियों आपका हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ, बोलते हैं इसको HSN को बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पे। कह रहा आर्थिक समीक्षा को तैयार करना, ठीक है, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? बताइए किसको? योजना आयोग को है, या योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को है, या वित्त मंत्रालय को है, या भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को है? किसको है ये? तो आपको वित्त मंत्रालय को है। किसको? वित्त मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चुनिए, मतलब क्या जो असंगत आपका, ठीक है। देखिए बुध, ठीक, बुध, मंगल, पृथ्वी, चंद्रमा। अच्छा एक बात बताइए, बुध क्या हमारा है? एक ग्रह है यानी प्लेनेट है। मंगल भी क्या है? एक प्लेनेट है। पृथ्वी भी क्या है? एक प्लेनेट है। लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तो उपग्रह है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा था? जो आप इन तीनों में मतलब चारों ऑप्शन में जो सबसे भिन्न हो, सबसे अलग हो, वही आपको बताना। तो सबसे अलग क्या है यहाँ पे? उपग्रह दिया, यानी चंद्रमा हमारा है, ठीक है।
तो हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति, ठीक है, ऋतु प्रवास किया करती है? कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करती है? बताइए, भूटिया या भोटिया, गोंड, थारू या जौनसारी, कौन सी ऐसी जनजाति है? तो भूटिया जनजाति है। कौन? भूटिया जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें भूटिया जनजाति की, देखिए भूटिया जनजाति जो है ना ऋतु में प्रवास किया करती है। भूटिया जो है, या इसको भोटिया भी कहते हैं कहीं कहीं, तो भूटिया या भूटिया जनजाति समुदाय अधिकांशतः पर्वतीय स्थलों पर निवास करते हैं। कहाँ पे? जो पर्वतीय स्थल होते हैं वहाँ पे ये निवास करते हैं। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, कह रहा है कालागढ़ बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? बताइए, कालागढ़ बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये रामगंगा नदी पे है। कहाँ पे? रामगंगा नदी पे। ठीक है, यानी आपका है ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक, रामगंगा नदी पे। ठीक है, अगर हम बात करें कालागढ़ बांध की, तो देखिए कालागढ़ बांध हमने क्या बताया आपको, रामगंगा नदी पर स्थित है। कालागढ़ बांध जो है, ठीक है, कालागढ़ बांध को रामगंगा बांध भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब पूछ दे आपसे कि कालागढ़ बांध जो है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको हम रामगंगा बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यह बांध जो है साथियों जिम कॉर्बेट, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। कहाँ पे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के भीतर में स्थित है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 60 पे, कह रहा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य या देश, नहीं कह रहा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य देश में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है? कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है भारत में? सीधे सीधे ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अरुणाचल प्रदेश में। तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो किया जाता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का कॉफी उत्पादक प्रमुख राज्य, यानी सबसे ज़्यादा कॉफी जहाँ उत्पादित होती है वो हमारा कर्नाटक राज्य है। ठीक है, भारत की अगर बात करें, ठीक है, भारत में रोबस्टा तथा अरेबिका दो प्रकार की कॉफ़ी की किस्में पाई जाती है। कौन कौन सी? एक है रोबस्टा और एक है अरेबिका। ठीक है, ये दो प्रकार की क्या है? ये कॉफ़ी की किस्म है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 61 पे। अब देखिए जो हमारा हिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, कह रहा प्रसिद्ध उत्तर मेरूर, ठीक है, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? बताइए, चंदेल से है, पल्लव से, चोल से या चालुक्य से है? ठीक है, तो किससे है? तो चोल राज्य से। किससे? चोल से। ठीक है, चोल डायनेस्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखिए प्रसिद्ध उत्तर में, ठीक है, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। चोल राजवंश जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। अच्छा, चेर, चोल, पांड्या, ठीक है, ये सब दक्षिण के राज्य थे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो चोल राजवंश था ना वो साउथ इंडिया का एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 62 की, तो कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान बौद्ध तथा जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है? तो कौशाम्बी है, सारनाथ है या कुशीनगर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से क्या सही हो जाएगा? वो कौशाम्बी है। क्या है? कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी में क्या है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा मतलब ऐसा जनपद है ये कौशाम्बी जिसमें बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ठीक है, कौन? कौशाम्बी। राइट, अगर हम बात करें आगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 63 आ गया। ठीक है, बाबरनामा आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? बताइए, उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में या तुर्की में? तो बाबरनामा जो है साथियों किस में लिखी गई है? ये तुर्की में लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो बाबरनामा आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसके बारे में थोड़ी देखिए बात करते हैं। देखिए बाबरनामा, या इसको हम तुजुक एक बाबरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या ऐसे कहें बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तो बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी को मुगल सम्राट बाबर ने अपनी मातृभाषा, ठीक है, उसकी मदर लैंग्वेज क्या थी? मातृभाषा तुर्की थी, तो उसी तुर्की में लिखा है। ठीक है, अगर आगे बात करें हम, तो पायंदा खां तथा अब्दुल रहीम खाना ने फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया था। किसमें? फारसी भाषा में अनुवाद किया था, लेकिन लिखी किसमें गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे अधिक निर्णायक था जिसने अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को स्थापित किया? क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे अधिक निर्णायक था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, जिसके वजह से अंग्रेज जो है भारत में अपना क्या हो गया? स्थायी हो गए यहाँ पे। तो कौन सा था वो बक्सर का युद्ध था। ठीक है, कौन सा था? बक्सर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध की, तो देखिए यह जो साथियों यह कब लड़ा गया था? तो अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब? अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक, अगर हम बात करें इसमें, देखिए अंग्रेजी सेना के नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो था। मतलब जो इसमें अंग्रेज की तरफ जो उसकी सेना जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कौन था? वो हेक्टर मुनरो था। ठीक है, इस युद्ध में अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजय का सामना करना पड़ा था। मतलब एक तरफ तो आपका हेक्टर मुनरो था, ठीक है, और दूसरी तरफ जो थे
ठीक है। ये तीन राजवंश के सेना थे। कौन कौन से देखिए, एक था आपका नवाब शुजाउद्दौला, एक था मीर कासिम और एक था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये तीनों सेना जो है ना एक साथ होकर लड़ रही थी, किससे? हेक्टर मुनरो से। ठीक, लेकिन हेक्टर मुनरो इसमें जीत गया और जो ये तीनों सेनाएं थी, ठीक है, जो भारत की, ये क्या हुई? हार गई। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्या निम्नलिखित में से किस किस आधुनिक इतिहासकार ने वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वो किसने कहा था? बताइए, अशोक मेहता ने कहा था, वी.डी. सावरकर ने, या एस.एन. सेन ने, या आर.सी. मजूमदार ने? किसने कहा था? जो वी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने? वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें वी.डी. सावरकर की, तो देखिए वी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी की विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, अगर हम बात करें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर की प्रमुख पुस्तक है। तो पूछता है बी.डी. सावरकर की पुस्तक कौन सी है? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। करा निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो करा निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो किसके माध्यम से हुई थी? हुई थी आपकी भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से हुई थी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 67 की। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए हमने आपको बताया था, एक है राज्य सूची, जैसे पुलिस आपका है, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, एक है आपका संघ सूची, एक है समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, और राज्य सूची में साथियों राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची होता है ना, उसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर कानून बना देती हैं। ठीक है, यहाँ आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है? अब बताइए, वन, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, शिक्षा या जनगणना? ठीक है, कौन सी है? तो हमारा होगा जनगणना। ठीक है, क्योंकि पूछा नहीं है। ठीक है, तो होगा जनगणना। ठीक है, तो जनगणना जो है साथियों ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, अब बाकी अगर हम बात करें शिक्षा, वन और आर्थिक सामाजिक योजना की, ये समवर्ती सूची के विषय है। ठीक है, मतलब समवर्ती सूची हमने क्या बताया? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर अपना कानून निर्माण करती हैं। ठीक है, तो वन जो है, ठीक है, वन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना और शिक्षा, ये सब किसकी है? ये संघ सूची के विषय के अंतर्गत है। लेकिन जनगणना जो है साथियों ये यानी ये जो वन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना और शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और जनगणना जो है साथियों ये आपका संघ सूची का विषय है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? बताइए, आर्टिकल 26, 29, 27 या 30? कौन ऐसा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 30 जो है साथियों इनको प्रदान करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल जो 30 है ना, यह अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 69 की, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ठीक है, कब? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। किसका? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? फिर से देख लीजिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या एच.सी. मुखर्जी थे, या जे.बी. कृपलानी थे? कौन थे वो? तो वो थे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, मौलिक अधिकार जो है उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो एच.सी. मुखर्जी जी थे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है? ठीक है, कौन सी है? तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए कौन सी एसआई इकाई का यूज़ करते हैं? तो साथियों हम मोल का करते हैं। किसका? मोल। ठीक है, मोल। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक,
देखिए अगर हम बात करें मोल की तो पदार्थ की मात्रा मापने के प्रयोग में लाई जाती है, ठीक। अगर हम बात करें केल्विन तो ये ताप का एसआई मात्रक है। केल्विन किसका है? ताप का एसआई मात्रक है, ठीक है। ताप किसका है? केल्विन किसका एसआई है? ताप का एसआई मात्रक है। मीटर लंबाई को मापा जाता है। कैंडिला ज्योति तीव्रता की इकाई को मापता है, ठीक है। अगर हम बात करें एसआई पद्धति की, ठीक है, एसआई पद्धति में साथियों 7 मूल मात्रक व 2 व्युत्पन्न मात्रक रखे गए हैं। कौन से? 7 मूल मात्रक हैं और 2 व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। आते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहा है चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? एक बार फिर से देख लीजिए, चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? तो कौन बनता है वो? तो Cr बनता है। कौन? Cr, ठीक है। अब Cr को क्या कहते हैं? यानी क्रोमियम, ठीक है। Cr मतलब क्रोमियम। तो देखिए चर्म संशोधन उद्योग से या चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला जो क्रोमियम है, ठीक है, धातु आयन गंभीर रूप से ये क्या करता है? जल को प्रदूषित करता है। चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त होने वाला अपशिष्ट जल में क्रोमियम होता है जो बाहर बहकर जल स्रोतों में पहुंच जाता है और जल क्या करता है? उसको प्रदूषित कर देता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 बात करता है कि देखिए अब ये हमारा है जियोग्राफी क्वेश्चन। कह रहे हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? बताइए, क्या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन या हाइड्रोजन है? तो हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो साथियों वो पाया जाता है आपका हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है? हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए हाइड्रोजन जो है सबसे सरल तत्व होने के कारण ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। कौन सा? सबसे प्रचुर तत्व है, ठीक है। आगे चलते हैं अब। ये हमारे बायो का क्वेश्चन है। कह रहा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए, बेरी बेरी रोग अभी पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि B1 की कमी से होता है। किसके? B1 की कमी से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बेरी बेरी रोग की, देखिए बेरी बेरी रोग जो है B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछे तो क्या है? थायमीन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, ठीक है। अच्छा, इसके स्रोत क्या क्या हैं साथियों? विटामिन B1 के स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ठीक, दूध हो गया, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, चावल हो गया, ये सब विटामिन B1 के क्या है? स्रोत है, ठीक है। अगर हम बात करें विटामिन सी की, अभी पीछे हमने आपको बताया था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से साथियों स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी रोग, ठीक है। अच्छा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है, ठीक है। कौन सी? नपुंसकता रोग हो जाता है। किसके? विटामिन ई की कमी से, ठीक। अब विटामिन की क्या कमी से क्या होता है? सॉरी, विटामिन के की कमी से क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो ब्लड होता है ना साथियों, इसका क्लोटिंग नहीं जम पाता, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। और खून क्या होता है? बहता रहता है। जैसे मान लीजिए आपको चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद आपने देखा होगा, ठीक है, कि वहाँ पे क्या होता है? एक मतलब छोटी सी लेयर जम जाती है जिसकी वजह से खून आपके क्या होता है? रुक जाती है, ठीक है। और अगर वो नहीं जमेगी तो लगातार क्या है? ब्लड आपका स्रावित होता रहेगा, ठीक है, जिसके कारण आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाती है। तो विटामिन की कमी से, जो विटामिन के है इसकी कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 75 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रदान किया था? ठीक है, बताइए अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? मैरी क्यूरी ने दिया था, या जॉन न्यूलैंड्स ने दिया है, या गैलीलियो गैलीली ने दिया है, या फिर माइकल फैराडे ने दिया है? किसने दिया है? तो जॉन न्यूलैंड्स ने दिया है। किसने? जॉन न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मतलब जो है, यानी किसे बोलते हैं? अष्टक सिद्धांत, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया है? तो ये दिया है जॉन न्यूलैंड्स ने दिया है, ठीक है।